मुद्राएं तो मतलब हर क्लासिकल डांस में होती है जी। और मुद्राएं मतलब बेसिकली आपको बताने के लिए होती है कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे एक फूल बताना है तो हम ये अलापद्म इसको कहते हैं, जी। इससे बताते हैं। अगर आपको फ्लैग बताना है तो ये बताते हैं। ये दो तरह की मुद्राएं होती है वैसे तो, एक सिंगल हैंडेड और एक डबल हैंडेड, जो दोनों हाथों को जोड़ के बनती हैं। जी। तो मुद्राएं मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्लासिकल डांसेस में। मतलब कुछ पोर्ट्रे करना है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग ही कर रहे हैं हम डांस में, क्लासिकल डांस में, तो मुद्राओं का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और साथ में ऐसा भी कहते हैं कि मतलब अगर आप मुद्राएं करेंगे तो जैसे कि आपने बुद्ध जी की प्रतिमाएं भी देखी थी, उनमें भी वो किसी ना किसी मुद्रा में ही रहते हैं। तो एक तरह से योगा भी होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ है ये चीज़, टफ भी है और बुरा भी है। मतलब आजकल लोग जो मर्जी डाल रहे हैं वो एकदम से वायरल हो जा रहे हैं। किसी की लड़ाइयाँ डाल दे रहे, किसी का क्या डाल, प्राइवेसी भी एक तरह से खत्म हो गई, नहीं एकदम से खत्म हो रही है। तो मतलब फोन जब से आया तब से मतलब काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होगी। मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। हम लोगों के साथ बैठते नहीं है, हम बैठे भी तो हम फ़ोन पे लग जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ, बट कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमको वर्क करना चाहिए इसके ऊपर। बहुत कम होता है मतलब आजकल, मतलब ऐसा आप घर पे भी जाओगे तो मतलब सब बिजी रहते हैं। एक टाइम ऐसा होता था जब टीवी के पास सारे बैठते थे, बातें करते थे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं पे मेरी हेल्प करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स मेरी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि मतलब जो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। और घर वाले तो है ही, मतलब मेरी मम्मा मेरे मतलब कभी कभी आउटफिट्स भी बनाते हैं वीडियोस के लिए। और मेरी बहनें, मेरी जो बड़ी बहन है खासकर, वो मेरी वीडियोस काफ़ी शूट करती है। अभी वीकेंड आने वाला है तो कह रही थी कुछ काम तो नहीं है, तो मतलब मेरी बड़ी बहन मेरी बहुत सपोर्ट करती है, छोटी बहन भी करती है। पर हाँ जी, मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ को। हेलो और नमस्ते, मेरा नाम है यश पॉल। मेरा नाम है प्रेमलता। योर जर्नी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारत बहुत सारी विविधताओं वाला देश है, जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, जियोग्राफिकल और बहुत हमारे गाने विविध हैं और हमारे डांस फॉर्म में भी विविधता पाई जाती है। इसी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने आज हमारे साथ है एज ए परफॉर्मर जिन्होंने बहुत सारे शो किए हैं, स्टेज पे परफॉर्म किया है। ही इज़ द ग्रेट कम्बिनेशन ऑफ बॉलीवुड डांस एंड क्लासिकल डांस। सो प्लीज़ वेलकम आदित्य वर्धन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। जी, तो शुरू करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन किस तरह का रहा है? मेरा बचपन भी वैसा ही रहा जैसे हर बच्चे का रहता है। बहुत ही खुशी से बचपन बीता। मेरी दो बड़ी बहनें और मैं उनका छोटा भाई हूँ। मतलब 5-6 साल का फ़र्क है हम। तो बहुत लाड प्यार से रहा हूँ। और मम्मी पापा दादी मेरी हुआ करते थे, तो सबसे बहुत प्यार मिला है। तो बचपन तो सभी का सबसे बेस्ट पार्ट होता है लाइफ का। बिल्कुल। हाँ जी। ओके, अच्छा, बचपन का है कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो, खुशी वाला? बचपन के तो सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो मतलब हम चेरिश करते हैं। बिल्कुल। एक स्कूल पे जब मैंने पहली बार डांस किया था, मुझे याद है मैं 2nd क्लास में था, तो उसमें मुझे एक अलग से छोटा सा डांस में अलग से परफॉर्म करने के लिए दिया गया था, जिसमें हमने डांस किया था बम्बई से आया मेरा दोस्त पे। तो उसमें मेरा एक सीन था कि मुझे बॉटल लेके सर पे आना और गोल घूमना है, तो वो मुझे अभी तक याद है और वो मेरा लाइफ का एक बेस्ट पार्ट है। अच्छा, मतलब बहुत सारी यादें जुड़ी है आपकी जो आप शेयर भी कर पा रहे हैं, और वो भी 2nd क्लास की, आई गेस। बहुत मतलब बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। और हम क्या कर रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी डाली थी शायद से कि अगर ऐसा कुछ इंटरव्यू में आप जाएं तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम उन्हीं को इंक्लूड कर रहे हैं बीच बीच में। तो बचपन से ही बचपन के लिए आपको एक क्वेश्चन आया था कि आपने कभी बुलिंग फेस की है इस डांस को लेके स्कूल टाइम पे?
स्कूल टाइम पे तो मैं डांस मतलब करता था, डांस तो बचपन से ही करता था, बट बुलिंग में डांस के लिए नहीं बोल सकता, बाकी चीज़ों Otherwise. के लिए, हाँ, जो कि एक अलग टॉपिक बन जाता है डांस को लेकर, नहीं है मतलब रिलेट करता वो। तो बचपन में मतलब स्कूल में जैसे जो शौक होता था वो शायद थोड़ा अंदर ही रह गया था, क्योंकि वही सोसाइटी को लेकर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं खुद को कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो बचपन में वैसे डांस रिलेटेड तो कोई बुलिंग तो नहीं रही है, क्योंकि मेरी डांस की जर्नी स्टार्ट हुई है अराउंड 2018 से। जब मैंने, मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है मतलब क्लासिकल डांस में पहले, मतलब अभी आई एम लर्निंग क्लासिकल डांस, कथक मैं सीख रहा हूँ, फॉर्मल ट्रेनिंग चल रही है। तो उससे पहले तो मैं बस ऐसे शौक के लिए करता था, लाइक नॉट एज अ प्रोफेशन, लेकिन अब मैं इसे अपना प्रोफेशन बना चुका हूँ, बना रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ इस पे, प्रोफेशनली सीख रहे हैं। हाँ जी, प्रोफेशनली सीख रहा हूँ जी। बिल्कुल सर, जब हम बात करते हैं क्लासिकल डांस की तो एक दिमाग में आता है ना कि काफ़ी कॉम्प्लिकेट सा क्लासिकल डांस करना हर कोई नहीं करते हैं। तो आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में किस तरह से बढ़ा? मतलब एक्चुअली मैक्सिमम लोग बॉलीवुड सॉन्ग में डांस करना ही प्रेफर करते हैं ना, इजी है और सुना तो ना सकते हैं। अब क्लासिकल में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो आपका इंटरेस्ट ऐसे मतलब कोई इंस्पिरेशन रही है आपकी? इंस्पिरेशन तो मेरी माधुरी मैम है और सरोज जी है। तो जिनको देखकर मैं इंस्पायर हुआ। सरोज जी के बारे में मुझे नहीं पता था, माधुरी मैम जी के डांसेस मैंने देखे, देवदास मूवी में जो है काली छेड़ मोहे मार डाला, तो वहीं से इंस्पायर होके इससे पहले मतलब मैं खुद परफॉर्म तो नहीं करता था। ये बात है 2013-14 की, मतलब जब मैं 8वीं या 9वीं क्लास में था। तो मुझे कोरियोग्राफ करना ज़्यादा पसंद था, वो चीज़ खुद सीख के और उनको सिखाना। और उस टाइम पे शायद ऐसा भी था कि एक लड़का क्लासिकल डांस परफॉर्म कर रहा है, वो भी मतलब हिमाचल प्रदेश जैसे कुल्लू के छोटे रिमोट एरिया। हाँ जी, तो बहुत ही वो एक टैबू जैसी बात थी। तो फिर वो उस वक्त मैं शायद इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं था, तो मैं औरों को सिखाता था। मुझे याद है हमारे घर के साथ ही एक NGO था, वहाँ पे फंक्शंस हुआ करते थे, कल्चरल इवेंट्स। तो वहाँ पर मतलब लड़कियों को मैं सिखाता था, जो मैं खुद नहीं कर पा रहा था वो शायद मैं औरों को सिखा रहा था। और ऐसा नहीं था कि उस वक्त मैं बुली फेस कर रहा था, वो खुशी से कर रहा था। घर वाले भी मतलब जैसे हॉबी होती है उसको लेकर वो करते थे। तो हाँ, ये बचपन का था। और क्लासिकल डांस की तरफ रुचि मतलब माधुरी मैम से ही इंस्पायर होकर आई है। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ली तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा पता चला, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। तो वहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और मतलब DU तो फेमस भी है एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए। तो वहाँ पे मेरे सीनियर्स थे, 2 ट्विंस थे, वो भरतनाट्यम डांसर्स थे। तो उनसे इंस्पायर होके मैंने कथक लर्न करना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप कर सकते हो। उससे पहले मैं मतलब ज़्यादा मुझे क्लासिकल के बारे में पता नहीं था। क्लासिकल में तो जितना डीप जाओ उतना कम है। कम है। और मतलब ऐसा ही है कि क्लासिकल सीखने के लिए पूरी उम्र आपकी लग जाएगी। मतलब जो बड़े बड़े गुरुजी हैं वो भी मतलब अभी सीखते हैं, खुद से ही सीखते हैं। तो इसकी कोई वो नहीं है सीमा कि आप सीख गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आज जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे भी सीखना है, आप सिखा दो, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का तो वो नहीं है, अब धीरे धीरे ही पता लगता है। अब मैं अपने पुराने वीडियोस या परफॉर्मेंसेस देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैंने कितना ग्रो किया है इसमें और मैं कर रहा हूँ। तो क्लासिकल डांसेस में काफ़ी टाइम लगता है मतलब सीखने के लिए। तो हमने बीच में बात की ना, आपने बोला कि आप डांस से ज़्यादा कोरियोग्राफ करना पसंद करते हो शायद से, तो उसी पे जाएंगे हम कि एक होता है ना कि आम जनता के लिए वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाए कि अच्छा डांसर कौन है और कोरियोग्राफर कौन से, और डिफिकल्टी लेवल किस में ज़्यादा है? वैसे तो कोरियोग्राफर पहले एक डांसर ही होता है, उसके बाद वो कोरियोग्राफर बनता है। अब जैसे सरोज जी की बात ले लो, उन्होंने भी अपने मास्टर से सीखा था। उनके मास्टर जी थे सोहन लाल जी।
मास्टर सोहन लाल जी, लोगों को पता नहीं होगा ज़्यादा, बट मैं मतलब जब भी मैं बहुत लो फील करता हूँ तो मैं उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ अभी भी। और तो कोरियोग्राफर और डांसर में ये फ़र्क रहता है कि अब जैसे मैं कोई चीज़ खुद पे कोरियोग्राफ करूँ तो मैं वो उतने अच्छे से समझ नहीं पाऊँगा उस चीज़ के बारे में कि इस चीज़ को मैं और किस तरह से खूबसूरत बना सकूं। जब मैं किसी और के ऊपर वो किसी को मैं सिखाऊंगा तो मैं उसकी और नॉलेज को जान पाऊंगा कि ये जो स्टेप है ये ऐसे हो सकता है, इसको हम किस तरह से और दिखा सकते हैं। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कोरियोग्राफर और डांसर में, ये बिल्कुल ही इंटरलिंक्ड है एक तरह से। और कोरियोग्राफर बनने के लिए आपके अंदर थोड़ा वो बॉसीनेस होनी चाहिए कि आप किस तरह से लोगों को मैनेज कर पाओ। तो यस। अच्छा, उसमें डिफिकल्टी लेवल किस में ज़्यादा रहता है, सीखना या सिखाना? अच्छा, सीखना और सिखाना तो वैसे दोनों में डिफिकल्टी रहती है, पर मेरे हिसाब से जैसे मैं अगर किसी की अंडर सीखूं तो मुझे वो चीज़ सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब एकदम से जैसे मैं सीखूंगा तो मैं वो एकदम से नहीं कर पाऊंगा, बॉडी में बैठने को टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से मतलब सीखना ज़्यादा टफ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और सिखाना थोड़ा सा आसान रहता है क्योंकि हम उसमें अपने तरीके से बता सकते हैं उस चीज़ को। सर थोड़ा सा इजी करके अगर हम जानना चाहें कि कोरियोग्राफर जो आप बोल रहे हैं उनके बेसिक्स क्या है? मतलब एक होता है ना कि हमने कोई चीज़ बनानी है तो उसके बेसिक होता है कि मटेरियल, ये कोरियोग्राफर का किस तरह से रहता है बेसिक? मतलब एज ए किसी ने कोरियोग्राफर बनना, उसको क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो कैसे कोरियोग्राफर बन सकता है एक अच्छा कोरियोग्राफर? कोरियोग्राफर बनने के लिए आपके अंदर कितने आइडियाज़ है, कितनी क्रिएटिविटी है, वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब कोरियोग्राफर तो हर कोई बन जाता है, मतलब किसी भी कोई भी इवेंट होता है तो कोई सिखा दे वो कोरियोग्राफर ही कहलाएगा। लेकिन आप उस चीज़ को कितनी क्रिएटिविटी से शो कर पा प्रेजेंट कर पा रहे हो, वो मैटर करता है कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। यस। और शायद कोरियोग्राफर इन्वेंटर है, डांसर बस उसको परफॉर्म कर रहा है। पर डांसर पे भी डिपेंड करता है कि वो उसकी कोरियोग्राफी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे कि सरोज जी की जो आर्ट है, अगर माधुरी मैम नहीं होती तो हम शायद जान नहीं पाते कि मतलब सरोज जी कौन थी। यस, मतलब उनको प्रेजेंटर अच्छा मिला, तब उनका नाम बना। अगर टीचर को स्टूडेंट अच्छा मिल जाए तो टीचर का भी नाम होता है, वैसे ही स्टूडेंट का भी नाम होगा अगर टीचर उसे अच्छा मिलेगा तो। बिल्कुल। क्लासिकल डांस के साथ फोक डांस भी कहीं ना कहीं करता होगा रिलेट। हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, लेकिन आप हमें बता सकते हैं, यू आर द राइट पर्सन, कि क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या मेजर डिफरेंस होता है? तो अभी मुझे इसके बारे में पता लगा है, मैं कोचिंग ले रहा था, हमारी जो मैम थे उन्होंने बताया था। जो क्लासिकल डांसेस होते हैं या फिर कोई भी डांसेस जो हम स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक तरह से हम बनावटी कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि मतलब अंदर से निकल रहा है, हम कहते हैं कि अंदर से निकल के डांस कर रहा है, वो फोक डांसेस होते हैं। फोक डांसेस हम कब करते हैं? जो जब कोई खुशी का समारोह है, जब शादियां हो गई, इन चीज़ों पे हम करते हैं। तो फोक डांसेस हम अंदर से खुल के करते हैं, उसमें कोई ये नहीं होता है कि आपको ये कपड़े पहन के करना है, आपका अटायर ऐसा होना चाहिए या फिर मेकअप ये होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं होता, वो अंदर से निकलता है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे डांसेस होते हैं, बॉलीवुड हो, क्लासिकल हो, कोई भी हो, तो उससे हम सीखते हैं पहले, जहाँ से मतलब कि वो एक तरह से अभिनय आ गया, मतलब एक्ट कर रहे हैं हम उसको। तो ये मेजर डिफरेंस है एक क्लासिकल और फोक डांसेस का, कि मतलब फोक डांसेस जो है वो हम खुद की खुशी के लिए करते हैं और अंदर से करते हैं, बाकी दूसरा जो डांस होता है वो एक तरह से बनावटी है। ओके। तो जो हमारी, मान लो हमारी नाट्य है, तो उसको किस में लेंगे हम? क्योंकि उसके भी कुछ एक रूल्स हैं कि अच्छा चेन इस तरह से होगी, तो वो सारी चीजें। नहीं, ये तो सब चीजों पे डिपेंड करता है कि मतलब अब आप किस तरह से, जैसे फोक डांसेस मैंने ये कहा कि वो हम खुद की खुशी के लिए करते हैं, लेकिन कहीं पे अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए
ये रूल्स तो दोनों चीज़ों में ही होंगे। अब क्लासिकल डांसेस में भी ये है, वो चीज इंटरलिंक कर जाती है फिर यहाँ पे कि मतलब अब अगर आप किसी के सामने परफॉर्म कर रहे, किसी के लिए परफॉर्म कर रहे हो, वैसे मेजर जो डिफरेंस है वो यही रहता है कि मतलब जब हम क्लासिकल परफॉर्म करते हैं या फिर दूसरा डांस परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमको पहले सीखना पड़ता है वो चीज। और बाकी जो फोक डांसेस है, और फोक डांसेस में इतना भी डिफिकल्टी लेवल नहीं होता कि मतलब आप वो टेक्निकल चीजें शायद कम रहती होगी, कम रहती है। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसमें 9-10 साल आपको सीखना है फिर आप अच्छे से एक डांसर बन पाओगे, तो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल भी कम होती है और हर कोई कर सकता है उसे। हाँ जी बिल्कुल। सर जब हम बात क्लासिकल डांस की करते हैं ना तो उसमें परफॉर्म तो कोई भी अच्छा कर लेता है, बट उसमें एक्सप्रेशन भी बहुत मैटर करता है ना, तो उनको आप किस तरह से को रिलेट करते हैं कि एक परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए और एक्सप्रेशन भी अच्छी होनी चाहिए? मेरा मानना खुद का ये है कि मतलब आप कोई भी डांस कर लो, फोक डांस कर लो, क्लासिकल बॉलीवुड कर लो, अगर आप यहाँ से नाच रहे हो ना, यहाँ से एक्सप्रेस कर रहे हो, तो फिर कोई नहीं देखता कि आपकी मूवमेंट्स कैसी जा रही है, कैसे कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखते हैं कोई भी डांस को करने के लिए। अगर आप अगर किसी को मैं सिखा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो मुझसे सबसे पहले यही कहते हैं कि आप काफी अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं, कि आपके एक्सप्रेशंस काफी अच्छे हैं, तो आप कैसे करते हैं ये। तो मैं उन्हें बस ये बोलता हूँ कि पहले तो गाने को फील करो या फिर जो भी आप करो उसको समझो, उसमें वो रस कौन सा है, किस तरह से वो गाना क्या कहना चाहता है। पहले जब आप उसको समझोगे तभी आपको समझ आएगा कि इसमें हमको क्या दर्शाना है। तो और मैं ये कहता हूँ कि मिरर के सामने जाके उस गाने को समझो, गाओ, और फिर उसके बाद तुम एक्सप्रेस कर पाओगे उससे उतनी खूबसूरती से। और सब ना बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, सब कोई भी मतलब सेम नहीं होता। जैसे मैं किसी को कॉपी करने की कोशिश करूं, जैसे माधुरी मैम के एक्सप्रेशंस, तो मैं बहुत बार कोशिश करता था कि ये ऐसे ही आना चाहिए अगर मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं तो उनमें, पर वो नहीं हो पाता था कहीं ना कहीं पे। तो एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम सब अलग है, तो हम सबका तरीका भी अलग है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, कि इस चीज़ को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। और एक्सप्रेशंस बस यही है कि आप उसको कितना समझ पा रहे हो, आप जैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी जैसी है ना, वो एक्सप्रेशंस भी वैसे ही निकलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक्सप्रेशन सिखा के आते हैं, वो अंदर से ही आते हैं, आप जैसे आपकी पर्सनैलिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, एक चीज़ आपको लग रहा है कि समय के साथ ये चीज़ें बदली है थोड़ी सी शायद से, जो हम पुरानी मूवीज़ देखते थे उनके एक्सप्रेशन और अभी के गानों में, या फिर बहुत मतलब वो चीज़ मिसिंग सी लगती है, इस पे है आपका कोई टेक? हाँ, मतलब मैंने अपने YouTube पे वीडियोस बनाना अराउंड 2019 स्टार्ट किया था। तो पहले मतलब मैं ऐसे पुराने गानों पे ज़्यादा फोकस करता था, अभी भी करता हूँ, मतलब मुझे वो अच्छे लगते हैं। पुराना जो दौर था उनमें मूवीज हम हिंदी सिनेमा देखेंगे तो वो काफ़ी मतलब क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक से ही रिलेटेड होती थी एज कम्पेयर टू आज के टाइम पे। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ना, तो मतलब जो हमारे जो कल्चर है उसको हम कहीं ना कहीं पे पीछे छोड़ रहे हैं। तो आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलता है हमें क्लासिकल डांसेस म्यूजिक मूवीज में, और मिल जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर उनके साथ हम कंपेयर करें आज की कोरियोग्राफीज को, तो काफ़ी मतलब उस टाइप की नहीं होती है। जैसे क्लासिकल डांसेस मेनली वैजयंती माला जी से स्टार्ट हुआ था, मतलब बॉलीवुड में। वैजयंती माला जी मतलब भरतनाट्यम की बहुत लीजेंड है, डॉक्टर वैजयंती माला जी। तो उनसे स्टार्ट हुआ था मतलब हिंदी सिनेमा में क्लासिकल डांस का दौर भी, मतलब एक उन्होंने लेवल सेट किया था। तो अगर आप देखोगे उनके डांसेस और आज के डांसेस तो बिल्कुल ही मतलब खत्म ही हो चुके हैं एक तरह से। मतलब हाँ जी, बहुत रेयर होता है कि ये सारी चीजें आ जाए। और अब तो मतलब लोग आइटम सॉन्ग्स इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं।
और क्लासिकल डांसेस तो धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। क्लासिकल डांस पे बात हो रही ना, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्लासिकल डांस होते कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं? जो घराने शायद से हाँ, सुनते आ रहे हैं हम। क्लासिकल डांसर मेनली 8 प्रकार के होते हैं। ओके। तो कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया और एक तो मैं भूल गया, कोई बात नहीं। मणिपुरी। हाँ जी। और जो कथक है जो मैं सीख रहा हूँ वो नॉर्थ इंडिया का है। मतलब हर एक स्टेट के अलग अलग वो क्लासिकल डांसेस है, रीजन आई गेस। हाँ जी, रीजन वाइज। तो लेकिन जो कथक है उसका कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं दिया गया है। ये नॉर्थ रीजन में माना जाता है, यूपी, लखनऊ इस साइड में, मतलब इस ऊपर की तरफ नॉर्थ रीजन में। इसका कोई मतलब स्पेसिफिक वो दिया नहीं गया है, क्योंकि ये ओरिजिनेट जयपुर से भी हुआ है, लखनऊ से भी हुआ है, बनारस से भी हुआ है। तो इसको हम कोई स्पेसिफिकली एक नाम नहीं देते हैं कि कथक जो है। कथक में वैसे तो 3 घराने हैं मेनली। एक घराने को उतनी मान्यता नहीं दी गई है, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना और बनारस घराना। ओके। जो सबसे पुराना घराना है वो जयपुर घराना माना जाता है, मतलब कथक में। अच्छा। ओके। इनको बांटा किस बेस पे, कुछ रूल्स भी आ रहा है इनका अलग? जी, मतलब डिफरेंट घराने जो है उनके अलग अलग टेक्निक्स है। जैसे जयपुर घराना जो है वो उसके फुटवर्क के लिए और साथ में चक्कर के लिए फेमस है, एज कम्पेयर टू लखनऊ का जो घराना है वो एक्सप्रेशंस के लिए, अदाओं के लिए ज्यादा जाना जाता है। मतलब लखनऊ जैसे कि नवाब हुआ करते थे तो वहाँ पे गजल वगैरह ये सारी चीजें ज्यादा हुआ करती थी, तो एक्सप्रेशन वो ज्यादा देते थे, इस पे फोकस किया जाता है लखनऊ घराने में। ओके। हाँ जी सर, भारतनाट्यम में एक हस्त और मुद्रा का होता है ना? हाँ जी, हस्त और मुद्रा, उसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी? मुद्राएं तो मतलब हर क्लासिकल डांस में ही होती है जी। और मुद्राएं मतलब बेसिकली आपको बताने के लिए होती है कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे एक फूल बताना है तो हम ये अलापद्म इसको कहते हैं, इससे बताते हैं। अगर आपको फ्लैग बताना है तो ये बताते हैं। ये 2 तरह की मुद्राएं होती है वैसे तो, एक सिंगल हैंडेड और एक डबल हैंडेड, जो दोनों हाथों को जोड़ के बनती हैं जी। तो मुद्राएं मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्लासिकल डांसेस में। मतलब कुछ पोर्ट्रे करना है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग ही कर रहे हैं हम डांस में, क्लासिकल डांस में, तो मुद्राओं का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और साथ में ऐसा भी कहते हैं कि मतलब अगर आप मुद्राएं करेंगे तो जैसे कि आपने बुद्ध जी की प्रतिमाएं भी देखी होंगी, उनमें भी वो किसी ना किसी मुद्रा में ही रहते हैं। तो एक तरह से योगा भी होता है मुद्राओं से, ऐसा माना जाता है। ओके। जो भी हमारी मुद्राएं होती है क्लासिकल डांस में, वो मतलब जो सॉन्ग हो उसके शब्दों पे रिलेट करता है कि किस शब्द में कैसी मुद्रा बनानी है? नहीं, क्लासिकल उसके मीनिंग पे आई गेस सॉन्ग नहीं होता पर्टिकुलर कि मतलब आप ये फिर बॉलीवुड चला जाता है। अच्छा, म्यूजिक हाँ, अगर आप रिकॉर्डेड म्यूजिक पे परफॉर्म कर रहे हो तो वो क्लासिकल नहीं माना जाएगा, वो सेमी क्लासिकल आ जाएगा या बॉलीवुड आ जाएगा। क्लासिकल डांस में लाइव सिंगिंग होती है और लाइव डांसिंग होती है। तो अब जैसे कथक में लास्ट में एंड में एक अभिनय करते हैं हम, ठुमरी करते हैं या फिर कुछ गजल पे अभिनय करते हैं, तो उस टाइम पे मुद्राओं का यूज होता है। अब जैसे घूंघट दिखाना है तो हमको ये मुद्रा दिखानी पड़ती है। वैसे कथक में उतनी मुद्राओं को हम अच्छे से डेप्थ में नहीं करते एज कम्पेयर टू जो साउथ के डांसेस होती है, उनमें बिल्कुल स्पष्ट मुद्राएं होती है। क्योंकि जो भरतनाट्यम है और कथक है, कथक जो भरतनाट्यम है वो बिल्कुल स्टिफ डांस है, मतलब कि उसमें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए हर एक चीज, हर एक पोस्चर जो है वो बिल्कुल एंगल के हिसाब से। वैसे ही दूसरी तरफ जो कथक है वो बहुत स्मूथ है, उसमें बिल्कुल आप जितनी स्मूथनेस बॉडी में होगी उतना ग्रेसफुल आपका डांस लगेगा। तो ये डिफरेंस होता है। और जो कथक है वो बिल्कुल ऐसा नहीं, वो बिल्कुल खड़ा डांस है, उसमें बैंड नहीं होते। और जो भरतनाट्यम वो मुड़ के होता है, मतलब बैंड होके होता है। ओके। एक क्वेरी आ रही है कि अगर
हम मुद्राओं की बात कर रहे हैं, शायद जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको तो उन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होगा। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं आप, वो रेसिप्रोकेट हो पाता है एक लाइव स्टेज पे, कि मतलब क्योंकि उनको मतलब आप समझ- मुद्राएं कर रहे हैं, हाँ जी उसकी नॉलेज नहीं होगी तो उनको पता नहीं चलेगा कि अच्छा ये क्या हो हो क्या रहा रहा है, है। तो उसमें दिक्कत आती होगी आपको। हाँ, ये चीज़ भी है। और मतलब ये चीज़ मैंने भी काफ़ी नोटिस की है कि मतलब अब जैसे जो क्लासिकल डांस को, क्लासिकल म्यूजिक को समझते हैं, वो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और यस, correlate बस कर यस पाते यस हैं। यस यस। बाकी अगर मान लो ऑडियंस जैसे कि मैं दशहरे पे कभी परफॉर्म करूँ, मैं बिल्कुल प्योर क्लासिकल करूँ तो किसी को समझ नहीं आएगा हाँ, और वही वो वही boring वही लगेगा। वही, हाँ तो जी। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, आप क्या परफॉर्म कर रहे हो उनके सामने। अब जैसे बहुत क्राउडेड ऑडियंस है जहाँ पे क्लासिकल और इसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप क्लासिकल परफॉर्म करें तो एक तरह से वो आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो वो चीज़ करके। तो ये भी डिपेंड करता है कि मतलब ऑडियंस के हिसाब से आप परफॉर्म करो। मतलब प्लेटफॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा सोच हाँ समझ जी, के हाँ कि जी, हमारी ऑडियंस कैसी हाँ होने जी, वाली है। हाँ जी। वैसे हमारी तरफ तो काफी कम है ये, नीचे नीचे आप जाओगे, साउथ में जाओगे, हाँ, दिल्ली साउथ में में जाओगे तो तो वहाँ पे तो मतलब साउथ में तो ऐसा होता है कि हर एक घर पे कोई ना कोई होता है जो क्लासिकल डांस, क्लासिकल करता है, म्यूजिक से परफॉर्म relate करता है, yes। परफॉर्म करता है। तो उनके वहाँ पे ऐसा इतना नहीं होता जितना हमारे यहाँ पे होता है। ओके। और ज़्यादातर लोग जो है उनको पता नहीं होता क्लासिकल डांस क्या है और दूसरा डांस क्या है, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते होंगे। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और बॉलीवुड डांसिंग कोई मतलब क्लासिकल डांस, जैसे मुझे भी नहीं पता था, तो अब जैसे माधुरी दीक्षित जो कर रहे हैं, मार डाला जो उन्होंने देवदास में गाना है, तो हमें लगता है वो कथक है, लेकिन वो एक्चुअल में कथक नहीं है, उसके एलिमेंट्स उसमें हैं, लेकिन उसे हम प्योरली क्लासिकल नहीं कहेंगे। ओके। हाँ जी। तो मतलब बॉलीवुड में कोई भी आप कोई भी गाना आ जाए वो प्योर नहीं है, उसे हम ये नहीं कह सकते ये क्लासिकल है, वो आधा है, अर्धशास्त्रीय कह सकते हैं हम उसे, सेमी क्लासिक। हाँ जी। यस। जैसे रीजन वाइज मैटर करता है ये, मतलब संगीत नाटक अकेडमी जो दिल्ली में है वो मतलब रिकॉग्नाइज करती है, वो बताती है कि मतलब ये कौन सा डांस फॉर्म होना चाहिए, फोक में आना चाहिए, ये क्लासिकल में आना चाहिए। जैसे एक सत्रिया डांस है, वो पहले फोक डांस में आता था, लेकिन अब उसे क्लासिकल डांस में मान्यता दी गई है। तो इनके रूल्स होते हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब है एक जैसा ही, तो लेकिन इनको अलग अलग वो क्यों हाँ, किया गया? डिफरेंशिएट। क्योंकि अब जैसे रीजन्स की बात करें हम, अपर रीजन में अलग रहता है। जैसे नॉर्थ में ज्यादा मुगलों का शासन था, तो उस टाइम पे मतलब आउटफिट्स भी आप देखेंगे तो मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। साउथ के डांसेस में धोती वाला आउटफिट ज्यादा रहता है, और जो हमारा कथक होता है उसमें मतलब फ्रॉक, घाघरा, ये सारी चीजें। तो ये रीजन पे मैटर करता है। और अब जैसे हम यहाँ पे नाटी अलग कुछ करते हैं, शिमला की अलग होती है, तो इस चीज से इस उसको बेस differ पर के करते हैं। हाँ जी। नाम भी differ है। इस बेस पे मतलब उनको डिफरेंट माना जाता है। ओके। ठीक है। आपकी डांस जर्नी पे चलते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? हाँ जी, तो फॉर्मल ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया कि 2018 से स्टार्ट हुई थी। तो उससे पहले स्कूल के एनुअल फंक्शंस पे मतलब डांस में करता था हमेशा। तो एक बारी मुझे याद है 8th क्लास की बात है, जब मैंने 3 डांसेस में पार्टिसिपेट किया था। एक खुद की क्लास से 2 डांस किया था और एक दूसरी क्लास से किया था। तो उस टाइम पे मेरी एक डांस पार्टनर थी, तो हम दोनों ने एक डुएट परफॉर्म किया था बॉलीवुड गाने पे। वो जो गाना था वो पहले हम ग्रुप में करने वाले थे, लेकिन वो डिसाइड हुआ था कि ये चेंज कर देंगे, तो फिर कैंसिल ही हो गया था वो। तो मैम से रिक्वेस्ट करके हमने प्रिपेयर किया था, तो वो करवाया था। तो उसकी वो जो परफॉर्मेंस थी उसकी एक फोटो अखबार पे भी आई थी, और शायद वहीं से मतलब मेरा डांस पे ज़्यादा इंटरेस्ट आया था। और फिर उसके बाद मुझे याद है 2014 जब मैं 9th क्लास में था, आई गेस, तो मुझे मेरे पापा ने टैबलेट लेके दिया था।
तो उसमें मतलब मैं ऐसे ही डांस की वीडियोस मतलब खुद की नहीं करता था, मैं औरों को कोरियोग्राफ करके, मेरे जो फ्रेंड्स हुआ करते थे Okay. उन पे कोरियोग्राफ करके उनकी वीडियोस बनाता था, मतलब फनी वीडियोस हुआ करती थी वो। तो बस 1-2 साल तक वैसा ही करते गए हम 9th और 10th क्लास में, फिर 11th में चला गया मैं। तो 11th में जब मैं दूसरे स्कूल में गया, मतलब 10th की स्कूलिंग मेरी अलग स्कूल से हुई है। उस स्कूल में मतलब मैंने कभी मतलब ऐसे कंपटीशन में, जैसे हमारे कुल्लू में एक कंपटीशन होता है सूत्रधार, जिसमें सारे स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें मैंने कभी डांस पे पार्टिसिपेट नहीं किया था जिस स्कूल में मैंने 10th तक किया। पता नहीं किस रीजंस की वजह से, लेकिन जब मैं 11th क्लास में गया तो जो वो स्कूल था, तो मतलब जो मेरी बहन है उनके काफ़ी अच्छे दोस्त का स्कूल था वो। तो मैंने उन्हें बताया था कि मतलब जब सूत्रधार कंपटीशन होगा तो मैं आपके स्कूल में कोरियोग्राफ करना चाहूँगा। उन्होंने मुझ पर विश्वास भी किया। और तो फिर जब वो वक्त आया तो मैंने कोरियोग्राफ करना स्टार्ट किया। तो 2-3 दिन ही हुए थे, फिर उन्होंने बोला कि तुम इतना अच्छा करवा रहे हो तो तुम खुद भी क्यों नहीं करते हो। तो फिर मैं घर आया, फिर मैंने अपनी बहनों से डिस्कस किया, मेरी छोटी बहन, तो उन्होंने बोला कि तू भी कर, मतलब कुछ अलग होगा कि कोई लड़का क्लासिकल सेमी क्लासिकल परफॉर्म कर रहा है। तो फिर बस वहाँ से दीदी की बात मानी मैंने, फिर मैंने परफॉर्म किया। हालांकि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, हम फर्स्ट आए थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ तो मतलब काफ़ी गलतियाँ थी उसमें, लेकिन उस टाइम के हिसाब से काफ़ी वो अच्छा अच्छी थी। हाँ। फिर अगली साल फिर से हमने परफॉर्म किया 12th में, तो फिर हम फिर से फर्स्ट आए थे। तो बस डांस मतलब 11th क्लास से फिर ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट मेरा इस पे हुआ। तो 2018 में जब मैं DU गया था, फिर वहाँ से मतलब फिर मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की थी क्लासिकल डांस की। फिर अभी तो मैं प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मतलब डिग्री भी कर रहा हूँ इस चीज़ में। तो बस ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी डांस की। यस। और इसी पे कनेक्ट करते हैं कि जब भी हम सेमी क्लासिकल या क्लासिकल करते किसी को देखते हैं, हमने यूजुअली लड़कियों को मैक्सिमम देखा होता है, और बहुत ऐसा नहीं है, बहुत लड़के होते हैं, और लेकिन आप भी उनमें से एक हो। तो उसको लेके कुछ फेस करना पड़ा आपको अपनी शुरुआती लाइफ में, या फिर अभी? मतलब देखो क्लासिकल डांसर्स जो है, पहले तो मतलब ऐसा हुआ करता था कि लड़के ही जो है वो लड़कियों के कैरेक्टर्स प्ले करके परफॉर्म किया करते थे, चाहे वो नाटक हो चाहे वो डांस हो। अभी भी कहीं कहीं पे कुछ ऐसे हमारे फोक डांसेस होते हैं कुछ, जहाँ पे मतलब लड़के लड़कियां बन के डांस। हाँ, या फिर रामायण अभी परफॉर्म जब होती है तो सीता का रोल लड़के ही करते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन क्लासिकल डांसेस अब उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मतलब इतना नहीं था कि लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कुमार शर्मा काफी बड़े कथक डांसर है। तो मतलब जिनसे मतलब हम जैसे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिली कि लड़के भी कर सकते हैं। महाराज जी तो बिरजू महाराज जी तो है ही, वो तो बहुत फेमस है। हाँ जी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो यही डर था, जैसे मैंने अपनी बहन से तभी पूछा कि मतलब मैं करूं कि नहीं करूं, तो डर था कि मतलब सोसाइटी क्या कहेगी। बिल्कुल। तो लेकिन मेरे फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट किया, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लोगों से ज्यादा आपके रिलेटिव्स भी कहते हैं कि ये क्या लड़कियों वाला डांस है, क्योंकि हम एक तरह से लड़कियों वाला डांस ही मानते हैं उसको। बिल्कुल। वैसे डांस को हम कभी भी मतलब जेंडर के साथ डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डांस जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, इसका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है। आप एक डांसर हो तो आपको कभी लड़की का किरदार प्ले करना है, कभी किसी जानवर का, कभी किस चीज का। तो एक आर्टिस्ट का काम ही वो है परफॉर्म करना। हाँ जी। तो उसको उस नजरिए से देखें, ना कि जेंडर के साथ इंटरलिंक करें। तो फिर लोग तो अभी भी बोलते हैं, उस टाइम पे भी बोलते थे, लेकिन मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जिससे किसी को हार्म हो रहा है। बिल्कुल। तो बस मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा, और मे भी शायद मैं भी किसी को इंस्पायर कर रहा हूँ ये सब करके, जिसके घर से किसी को सपोर्ट ना मिल रहा हो। तो बस मुझे ये पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी।
ओके, तो जब आपने शुरू किया तब तो आपके क्रिटिक थोड़े कम थे, आपके आस पड़ोस मोहल्ले के थे, लेकिन उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे आके ये चीज़ की, स्टार्ट की। वहाँ पे क्रिटिसिज्म और बढ़ गया होगा, तो उसको कैसे लेते हैं आप? तो जैसे मैंने बताया था कि मतलब हम फनी वीडियोस डांस वाली मैं औरों की बनाता था, मतलब अपने फ्रेंड्स की बनाता था। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरी सबसे पहली दोस्त है जिंदगी की, उसने मुझे कहा कि तू ऐसी उठपटांग, हम नाम ले सकते हैं उनका? श्वेता बिल्कुल, उनको अच्छा लगेगा। मेरी पड़ोसी और मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी तक है हम। हाँ जी। तो उसने मुझे कहा कि तू ऐसी वीडियोस बनाता है तो इससे अच्छा तू अपना एक प्रोफेशनल वीडियो शूट क्यों नहीं करता है। तो ये 2019 की बात है। तो उस टाइम पे कलंक मूवी आई थी जिसमें माधुरी जी का डांस था, क्लासिकल बेस था, और वो लास्ट कोरियोग्राफी थी मास्टर सरोज खान जी की। ओके, तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हाँ जी, 2020 में हो गई थी। तो फिर मैंने उस कोरियोग्राफी पे वर्क करना स्टार्ट किया और उन्हीं की कोरियोग्राफी पोर्ट्रे की थी। तो फिर हमने वो वीडियो बनाई तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो मतलब वहाँ से मेरी मतलब सोशल नेटवर्क पे जर्नी स्टार्ट हुई। तो धीरे धीरे हम वीडियोस बनाते गए। तो उस टाइम तक तो मतलब ऐसा नहीं था कि क्रिटिसिज्म मैंने ज़्यादा फेस किया, लोगों ने अप्रिशिएट ही किया। लेकिन अभी कुछ साल, 1-2 साल की ही बात है जब मैंने शिमला में रहना स्टार्ट किया और वहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पे अभी ज़्यादा वीडियोस डालना स्टार्ट की। तो वहाँ पे मतलब अभी भी मेरी वीडियोस पे इतने हेट कमेंट्स आते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसा डांस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही आते हैं, पॉजिटिव एप्रिसिएशन भी मिलती है। तो बहुत बुरा तो लगता है। मैं करता हूँ कि रिप्लाई कर दूँ या कुछ कर दूँ या फिर ये कर दूँ, लेकिन खुद को कंट्रोल करता हूँ और एक दायरा बना के रखा है कि और यहाँ जाना है तो बस यहीं जाना है। तो मतलब देखो, क्रिटिसिज्म तो हर किसी को फेस करना पड़ता है, वो चाहे डांस कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो। तो बस आपको अपना गोल पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो बुरा तो सबको लगता है, लेकिन उस बुरे की वजह से आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओ वो किसी को नहीं पता। तो जस्ट अपने काम पे फोकस करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि मतलब हम उस क्रिटिसिज्म पे ज़्यादा ध्यान या फिर उन पे ध्यान ना दें। उनके लिए मैसेज है कुछ यहाँ से? हेटर्स के बिल्कुल, या फिर दोनों के लिए दे सकते हैं आप। अभी तो मैं कुछ भी कहना चाहता मतलब इसलिए क्योंकि अभी मैं खुद ग्रो कर रहा हूँ और मतलब मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं बहुत फेमस हूँ या फिर कुछ ये कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट मैं अपना काम कर रहा हूँ और काम ही होता है जो एक इंसान की पहचान होता है। तो आगे कुछ होता है तो अच्छी बात है। और बाकी जैसे आपकी सक्सेस उनके लिए शायद वही जवाब होगा। हाँ जी, बिल्कुल जी। ओके, बिल्कुल सर। सर इसी में एक छोटा सा सवाल है कि आप अपने जैसे क्लासिकल डांस करते हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसको और बेहतर कैसे बनाना चाहते हैं आप? और कुछ सोचा हो आपने? देखो, डांस में ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, रोज करनी पड़ती है। अब वो एक्सरसाइज की तरह ही है कि मतलब अगर छोड़ दी तो फिर कुछ दिनों के बाद करोगे, 2-3 दिन का गैप आ गया तो फिर बॉडी बताने लग जाती है आपको कि नहीं हो पा रहा है। तो अगर बीच में गैप आ गया तो फिर वो चीज़ जो आपने हासिल की हुई है वो एकदम से ही मतलब किसी काम की नहीं रहेगी। फिर आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ही ये है कि आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, रियाज करना है। जैसे हमारे क्लासिकल डांस में होता है कि रियाज करना पड़ता है। हालांकि मैं बहुत कतराता हूँ ये करने से, मेरे जैसे और भी होंगे पता नहीं, बट लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। अब पढ़ाई में भी वही है कि हम रोज पढ़ेंगे तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। हर फील्ड में शायद यही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और वही सोशल मीडिया का एक और सवाल था हमारे पास जिसमें था कि आप ट्रेन डांसर हो, जिसका आपने जवाब दे दिया कि आप अपनी ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन अगर अभी ले रहे हैं तो आप कहाँ से सीख रहे हैं? अभी मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज से सीख रहा हूँ। ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, 4 साल की डिग्री है इसमें। अब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी
हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ला दी है। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि डांस कर रहा है या फिर गाना गा रहा है तो इसमें क्या होगा, कैसे अर्न कर पाएंगे। देखो हर चीज में ही होता है स्ट्रगल, तो इसमें थोड़ा सा मे भी ज्यादा हो, लेकिन गवर्नमेंट जैसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ला रही है। अब जैसे इसमें भी डिग्री हो रही है, फिर आप इसके बाद किसी स्कूल में टीचर लग सकते हो, प्रोफेसर लग सकते हो। तो ये चीजें मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये बेफिजूल की चीजें हैं, साथ में तुम करके चलो। जैसे मानते हैं, मेरे घर पे भी ये बोलते हैं कि अभी भी कहते हैं वैसे कि कुछ इसको साथ में रखो लेकिन कुछ और भी करो। तो मतलब अब लोग इसमें प्रोफेशन बना सकते हैं अपना। बिल्कुल। हाँ जी। ओके। सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है? अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस वही है जब आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हो, वो बहुत मेहनत के बाद आपको जब मिल जाए, तो मेरे लिए तो वही सक्सेस है। जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं। और सोसाइटी में कैसा रोल देखते हैं आप अपने लिए? सोसाइटी में आप अपना रोल फाइंड कर पाते हैं कि मैं सोसाइटी के लिए क्या कर पा रहा हूँ या फिर क्या करूँगा? जो चीज़ मैंने परस्यू करी है, डांसिंग, ये वाली चीज़, तो ये चीज़ हमारी एंटरटेनमेंट में ही आती है। मतलब हम जब भी उदास हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो हम सबसे पहले यूट्यूब खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोलते हैं एंटरटेनमेंट देखने के लिए। तो मेरी फील्ड उसी से रिलेटेड है। तो अगर डांसर्स नहीं होंगे या फिर आर्टिस्ट नहीं होंगे हमारी ज़िंदगी में, तो आई डोंट नो कि ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। बिल्कुल एक बंजर ज़मीन की तरह ही हो जाएगी एक तरह से। तो डांसर आर्टिस्ट का काम ही है लोगों को आर्ट प्रोवाइड करना, खुश करना। तो मेरा भी काम यही है। मैं भी चाहता हूँ कि मतलब मैं जो काम करूँ वो उससे लोगों को खुशी मिले, देखें। मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म ही कह सकते हो उसे बनाई थी, और उससे पहले भी 2021 पे हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी तवायफ नामा करके, जिसमें हमने तवायफों के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में वीडियो बनाई। यूट्यूब पे है ये? हाँ जी, यूट्यूब पे ये। तो कि मतलब अब ये अलग टॉपिक चल जाएगा वैसे। नहीं, कोई बात नहीं, आप शेयर कर सकते हैं। इसमें मतलब हमने ये बताया था कि जो तवायफों को लेकर मिथ होते हैं कि तवायफ को हम एक प्रोस्टिट्यूट के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। तो उस चीज़ पे हमने काम किया था। तो मैं ऐसी वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, सिर्फ डांस की नहीं होती है, जो मतलब डांस से रिलेट करती है। ओके, मतलब आपकी फील्ड से रिलेट करती है। तो मेरा मतलब यही है कि मतलब मैं ऐसी चीज़ें जो लोग मेरी फील्ड से जो है और लोग समझ नहीं पाते, तो मैं लोगों तक वो चीज़ें लाऊं, वैसे मुद्दे लेकर आऊं अपने वीडियोस के अकॉर्डिंग। उसी में किसी ने आपसे पूछा था कि आपके फोटोज़ बस अच्छे आते हैं, तो आपकी वीडियो शूट कौन करता है, आप वो बताएंगे? और एडिट कौन करता है? तो जब मैंने स्टार्ट किया था जब यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो मैं कैमरास वगैरह ये इन चीज़ों में अभी भी मैं अपनी वीडियोस पे मतलब मेरी जो भी डांस ट्यूशन्स देख या फिर जो भी कहीं से मैं अर्न करता हूँ, तो मैं अपनी वीडियोस पे इन्वेस्ट करता हूँ। पहले मैं इन्वेस्ट कर रहा था कैमरा और ये सारी चीज़ों पे, बट टचवुड मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है, तो उन्होंने मुझे एक अच्छा कैमरे वाला फ़ोन लेकर दिया, जिसमें अब मैं मतलब कैमरा पे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। अब मैं आउटफिट्स और जो लोकेशंस होती है उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो अब खर्चा तो इनमें काफ़ी होता है, लेकिन एक चीज़ है कि खुद को खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। और नहीं भी शायद ये जो मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, ये आगे चल के पे बैक करेगा। हाँ जी, पे बैक करेगा बिल्कुल, होपफुली। सर सोशल मीडिया से एक क्वेश्चन आपके लिए कि आप हंसमुख रहते हैं ऑलवेज जी, तो स्माइल के पीछे का क्या राज है और आपकी एज कितनी है? ओके, तो अभी मेरी रनिंग एज 24 है, और खुशी की मेरी स्माइल के पीछे तो पता नहीं, मैं बहुत हंसता रहता हूँ। और
ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि मैं मेरी स्माइल के पीछे क्या राज है, तो क्या बोलूं मैं इसमें। ठीक है, नेचुरल है तो नेचुरल है, बस हंसते रहते हैं। अच्छा लगता है ओके। खुश रहना। हाँ, और सोशल मीडिया का एक और सवाल है कि आपका वीकेंड कैसे जाता है, क्या आप प्लान करते हो वीकेंड के लिए? मेरा वैसे जो वीकली स्केड्यूल है वो ऐसा रहता है, मैं सुबह उठ के मैं अभी जब कॉलेज वापस जाऊंगा तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। मैं उठ जाता हूँ, मतलब मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ। आजकल मैं थोड़ा लेट उठ रहा हूँ 6 बजे, तो मैं उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद फिर रेडी होता हूँ, जो भी काम करना है दिन में, कॉलेज जाना है। वीकेंड्स पे तो मेरा ऐसे ही रहता है कि मैं भी थोड़ा चिल करूँ, एंजॉय करूँ, लेकिन अभी एज ए क्रिएटर तो वीकेंड ये सारी चीज़ें कुछ नहीं आती है। अभी फिर यही रहता है वीकेंड पे भी कि नेक्स्ट क्या आप मुझे क्रिएट करना है, तो उस पर वर्क करना है। तो काफ़ी टाइम से मतलब ऐसा नहीं आया कि वीकेंड पे रिलैक्स करूँ, ये करूँ। होपफुली वो भी दिन जल्दी आए। नहीं, डेफिनेटली। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट सॉन्ग यू रिमेंबर डांसिंग? फर्स्ट सॉन्ग मुझे यही याद है जो मैंने 2nd क्लास में किया था। मैंने आपको बताया बम्बई से आया मेरा दोस्त। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम यूट्यूब जर्नी के बारे में थोड़ा सा और बात कर सकते हैं शायद, कि कितना टफ रहा उस टाइम पे, क्योंकि आपने बहुत जल्दी शुरू कर लिया था। हाँ जी। अब तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत। इस पे काम कर रहे हैं। तो इतने ज्यादा क्रिएटर्स हैं, तो एक टाइम पे तो लगता है कि मतलब मे बी इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। हाँ। क्योंकि हर एक तीसरा बंदा क्रिएटर बनाए, इंस्टाग्राम पे, फिर उनका कंटेंट चाहे जैसा मर्जी हो, और फिर ये भी लगता है कि हम इतनी मेहनत करके अपनी वीडियोस पे काम कर रहे हैं, और कुछ लोग मतलब ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनके फिर भी व्यूज आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। yes. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे इतना नहीं पता था कि YouTube में भी मतलब आप अर्न कर सकते हैं, या फिर YouTube में क्रिएटर बन के आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं। तो लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि हर एक तीसरा बंदा जो है वो क्रिएटर है। तो आज अब में भी कुछ दिनों के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रेस हो जाएगी इस चीज़ में। तो दिन ब दिन तो मतलब ये बढ़ ही रहा है कि जो आप कह रहे थे कि क्या बोल रहा था, यूट्यूब क्रिएटर बढ़ गए। हाँ जी, बढ़ रहे हैं। तो मतलब दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अपना एक कंटेंट जो वो थोड़ा सा यूनिक हो बाकियों के उससे, तो मे भी शायद फिर आपकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। क्योंकि कंपटीशन तो हर चीज़ में है आज, वो चाहे सोशल नेटवर्क हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। लेकिन आपकी फील्ड भी अलग है ना थोड़ी सी, तो ऑडियंस शायद कम मिलेगी आपको। हाँ, तो आपकी तरह कोई शुरू करना चाहता हो तो उसके लिए कुछ मैसेज हो, क्योंकि उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ जी, पेशेंस तो बहुत रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बट जितना है उतने में खुश रहो और फोकस करो कि आप अपना कंटेंट पे फोकस करो। ये इस पे फोकस मत करो कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। अपने काम पे वर्क करो और बस करते चलो, भगवान सब देखता है और सबकी परीक्षा लेता है। तो टाइम तो लगता है, अच्छी चीज़ें मिलने में टाइम लगता है, और जो चीज़ आसानी से मिल जाए फिर उसकी कदर भी नहीं रहती। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर, जो आपकी ये जर्नी रही है, सबके चैलेंजेस आते हैं। आपके तो की अच्छी बात ये है कि आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्ट में रही कि आप डांस कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में इसके बावजूद अगर कोई चैलेंज है तो अगर आप शेयर कर सकते हैं लाइफ में कोई मेजर चैलेंज। चैलेंजेस तो अभी आना स्टार्ट हुए, अभी और ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, बट मुझे फेस करना है उन्हें और मैं करूँगा। उसके लिए मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना पड़ेगा, तो जिसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ और मैं करूँगा। तो आगे के चैलेंजेस मुझे पता है क्या आने वाले हैं, तो मे बी फ्यूचर में हम कभी उस चीज़ पे डिस्कस करें। बिल्कुल। हाँ जी। आज से 5 साल बाद ना आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, कितना सक्सेसफुल या फिर किस तरह की पोजीशन पे? आज से 5 साल के बाद क्या होगा मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट जो मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम ये था कि मतलब मैं
बॉलीवुड में एज अ कोरियोग्राफर वर्क करूं या फिर किसी मूवी में काम करूं। मेरा ड्रीम तो ये है और मैं पूरी कोशिश करूंगा, कर रहा हूँ, मतलब कि मैं उस चीज़ को हासिल कर पाऊँ। 5 साल के बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, बट हम सोच सकते हैं उस चीज़ों के बारे में, मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो बस यही है मेरा, 5 साल के बाद अगर होपफुली मैं उस मुकाम पर पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी एक वर्ड आया ना, मैनिफेस्ट, बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, आप मानते हो इन चीज़ों पे? हाँ जी, मैं मानता तो हूँ, मैनिफेस्टेशन में वो पावर होती है। और कोई एक्सपीरियंस? वैसे कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस तो नहीं है, क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ मांगते हैं और वो मिल जाती है तो फिर हमको उतना, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमने उस चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल किया था मांगने के लिए। हाँ जी। पर अभी मैं वैसे ही एक टाइम पे सोच रहा था, अभी भूल भुलैया 3 आई थी तो उसमें माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का डांस था, जो आपने परफॉर्म किया शायद। क्या भी है। तो एक टाइम पे मैं जब उसका सेकंड पार्ट आया था जिसमें तब्बू जी थी, तो उसमें मैंने ये सोचा था कि काश मतलब ऐसा हो कि माधुरी दीक्षित हो उसमें, तो कितना मजा आएगा। वाह, आ गया अगले पार्ट में वो चीज़ हो गई, सच में हुआ। तो तब से मतलब मैं विश्वास करता हूँ कि मैनिफेस्ट, उसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता था शायद से कि अच्छा ऐसा कुछ भी हो सकता है कि माधुरी दीक्षित वो भी भूल भुलैया 3 में और भी फिर डांस भी हो साथ में। तो यहाँ से मैं मानना स्टार्ट कर दिया कि मतलब होती है। मतलब बहुत बड़ी चीज आपने सोची और वो हो गई। और मतलब ऐसा है कि विश्वास करना पड़ता है, मतलब कोई भी चीज हो ना, एक कोट है बाइबल से कि लिटिल फेथ लाइक मस्टर्ड सीड कैन मूव माउंटेन्स। मतलब आपको विश्वास होना चाहिए तो कोई भी चीज हो सकती है। अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे, आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो आप वो चीज कर ही नहीं पाओगे। तो जैसे काफी लोग होते हैं वो खुद को ही वो करते रहते हैं कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा। पहले मेरे से भी होता है, खुद पे विश्वास नहीं होता। तो लेकिन विश्वास नहीं करोगे तो वो चीज होएगी नहीं। विश्वास खुद पे रखना पड़ेगा तो हर चीज होगी। तो सर आजकल सोशल मीडिया का वो चला है दौर, काफ़ी इंस्टाग्राम जैसे रील्स का बहुत ज़्यादा चला है, कुछ भी डालते हैं तो वायरल हो जाते हैं, रातों रात ही वायरल हो रहे हैं आजकल, इजीली चीज़ें मिल रही है। तो आपका इस पे क्या विचार है? देखो टाइम के साथ ज़रूरी है ये सारी चीज़ें भी, लेकिन इस चीज़ का काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग कुछ भी पोस्ट कर दे रहे हैं और वो एकदम से वायरल हो जा रहा है। जब रील्स नहीं थी तो मतलब अभी भी मतलब मेरा ऐसे रहता है कि मैं यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आजकल कोई बड़ी वीडियोस नहीं देखता, सबको शॉर्ट एंड क्रिस्पी चाहिए, टाइम नहीं है। हाँ जी, टाइम नहीं चाहिए। तो अगर आपको अपना कंटेंट आपको पता है कि अच्छा है और आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आपको उसके साथ भी चलना है और साथ में जो आप कर रहे हो उसको लेकर भी चलना है। तो उन दोनों को मैनेज करना ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, लेकिन उन चीज़ों को मैनेज आपको करना ही पड़ेगा, तभी मतलब आप जो दिखाना चाहते हैं लोगों को वो तभी उस तरीके से पहुंच पाएगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ है ये चीज़, टफ भी है और बुरा भी है। मतलब आजकल लोग जो मर्जी डाल रहे हैं वो एकदम से वायरल हो जा रहे हैं, किसी की लड़ाइयाँ डाल दे रहे हैं, किसी का क्या डाल रहे हैं, प्राइवेसी भी एक तरह से खत्म हो गई, नहीं एकदम से खत्म हो रही है। तो मतलब फोन जब से आया तब से मतलब काफी नेगेटिव इम्पैक्ट भी, मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन ज्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। हम लोगों के साथ बैठते नहीं है, हम बैठे भी तो हम फोन पे लग जाते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ, बट कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमको वर्क करना चाहिए इसके ऊपर। बहुत कम होता है मतलब आजकल, मतलब ऐसा आप घर पे भी जाओगे तो मतलब सब बिजी रहते हैं। एक टाइम ऐसा होता था जब टीवी के पास सारे बैठते थे, बातें करते थे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। यस, मतलब आपकी तरफ से कि नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ज़्यादा है, लेकिन पॉजिटिव भी है, वो प्लेटफॉर्म दे रहा है बहुत सारे लोगों को अपने रोजगार। हाँ जी, जैसे गांव के लोग जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं वो इजीली दिखा पा रहे हैं, वो दिखा पा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है इस चीज़ से। पर उस साथ में मतलब बुरा भी है, मतलब इसका इम्पैक्ट। हाँ जी, ये तो है। और छोटे छोटे बच्चे भी, हाँ जी, छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं कि खेलना क्या होता है, बाहर जाके सब फोन पे ही लगे रहते हैं सबको।
जैसी बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है उसके हाथ में Passivity. फोन आ जाता है। यस और बस और पेरेंट्स भी ये करते हैं आजकल कि उनको देखना नहीं है बच्चे को, एकदम से फोन फोन पकड़वा देंगे। पकड़ा दिया। अच्छा फिर चुप नहीं हो रहा है, बस फोन फोन दे पकड़वा दो। दो। दिखा दो, हाँ। वहीं से चीजें खराब हो रही है। तो हाँ जी। अब ये तो हम लोगों पे डिपेंड है कि मतलब हम इस चीज को कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज ले करना जाएं। है। हाँ जी, हम लोग ही कर सकते हैं, मतलब अगर इसको कम करना है या फिर ज्यादा बढ़ावा देना है। हाँ जी। और लगता तो है कि मतलब एक टाइम के बाद ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएगी। मतलब एक टाइम था टिकटॉक का, टिकटॉक कितना ट्रेंड पे आ गया था, फिर एकदम से गायब हो गया। हाँ जी गायब हो गया। मे भी क्या पता इंस्टाग्राम भी वैसा हो जाए। बिल्कुल। तो मतलब इन चीजों को लेकर हम ये नहीं चल सकते कि इसमें आपका फ्यूचर है। तो अपने जो मतलब करियर है उसको मतलब सोशल नेटवर्क से थोड़ा अलग रखो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा उस पे बात करते हैं कि आपने बोला आपकी फैमिली ने आपको हर पॉइंट ऑफ द टाइम पे सपोर्ट किया है। फैमिली तो सपोर्ट करेगी, लेकिन अदर देन फैमिली कोई ऐसा है जिसने आपको हर मोमेंट पे सपोर्ट किया हो? मेरे फ्रेंड्स मतलब जैसे आप कह रहे थे कि आपकी वीडियोस को ऑन रिकॉर्ड करता है, तो पहले मैं प्रोफेशनली करता था, लेकिन आप मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं, वो मेरी वीडियो शूट करते हैं। या फिर आप मतलब मेरी प्रोफेशन अलग है, उनका अलग है, तो मतलब बट फिर भी वो हाँ जी, मुझे इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं पे मेरी हेल्प करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स मेरी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि मतलब जो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। और घर वाले तो है ही, मतलब मेरी मम्मा मेरे मतलब कभी कभी आउटफिट्स भी बनाते हैं वीडियोस के लिए। और मेरी बहनें, मेरी जो बड़ी बहन है खासकर, वो मेरी वीडियोस काफी शूट करती है। अभी वीकेंड आने वाला है, तो कह रही थी कुछ काम तो नहीं है, तो मतलब मेरी बड़ी बहन मेरी बहुत सपोर्ट करती है, छोटी बहन भी करती है। पर हाँ जी, मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव है इस चीज को लेकर। और अभी एक रिसेंटली इंसिडेंट है, तो लास्ट ईयर की बात है, जून की बात। तो मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी, भारत भारती स्कूल है यहाँ पे कुल्लू में, तो वहाँ से मतलब सूत्रधार पे कंपटीशन पे उनके स्कूल में कोरियोग्राफ करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे कोरियोग्राफ किया था, तो मेरी बहन भी थी वहाँ पे, हमारे साथ में थी हालांकि। और ये मुझे ये बात मतलब दीदी ने तो नहीं बताई, मतलब मुझे मेरे फ्रेंड से पता चली कि तो जिस स्कूल को मैंने सिखाया था वो फर्स्ट आया, तो मतलब मैं भी स्टेज में गया था मतलब ट्रॉफी के लिए। तो फिर दीदी ने उन्हें बताया था, और तो मेरा फ्रेंड बता रहा था कि शी गॉट इमोशनल, मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ तो मुझे बहुत मैं भी इमोशनल हो गया ये सुन के कि मतलब मेरे मतलब फैमिली काफी सपोर्टिव है इस चीज को। शायद वो प्राउड फील कर रहे थे उस मोमेंट पे कि जिस पे आप इतने टाइम से काम कर रहे थे और वो फाइनली हो रही है, उसको रिकॉग्निशन मिल रही है। तो जैसे शिवरात्रि में भी मैं परफॉर्म करता हूँ, या फिर दशहरे में भी करता हूँ, तो मेरी फैमिली आती है देखने, और मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि मतलब ऑडियंस में है। तो और एक बार स्प्रिंग फेस्टिवल जो होता है कुल्लू में, पीपल मेला, तो उसमें मैंने परफॉर्म किया था। तो मेरे मम्मी पापा दोनों थे, तो मेरी मम्मा कहते कि मतलब जो नीचे से पहना था वो अच्छा नहीं था, मुझे कुछ और लगा था कि मतलब मैं भी ये कहेगी ये क्या किया। तो नहीं, उन्होंने मतलब ऐसा कभी नहीं कहा कि मतलब ये क्या कर रहे हो, मतलब हमेशा से सपोर्ट करते रहे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसी फैमिली आई गेस सबको मिलनी चाहिए। मैं बहुत लकी हूँ मतलब इस चीज के लिए कि मतलब एक लड़का होकर मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी मेरी कुछ लड़कियां फ्रेंड्स भी है, तो वो भी यही कहती है कि हम लड़की होके इतना नहीं कर पा रहे और तुम्हें इतना सपोर्ट मिल रहा है। और मेरी एक फ्रेंड है, तो मतलब उसे बहुत शौक है मतलब डांसिंग का, लेकिन फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं बेचारी नहीं कर पाती है। तो और तो मुझे कहते हैं कि मेरा सपना मतलब तुझसे पूरा हो रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। यस। तो मैं अपनी फैमिली को लेकर काफी लकी हूँ कि मुझे एक सपोर्टिव फैमिली मिली है और साथ में फ्रेंड्स भी मिले हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हम फिर वही कहेंगे कि ऐसी फैमिली आई गेस सबको मिलनी चाहिए जो इतना सपोर्ट करे, इतने अलग से प्रोफेशन को अपना कर भी। आगे बढ़ते हैं कि आपका लास्ट में कुछ मैसेज है उनके लिए जो आपकी तरह परफॉर्म कर रहे हैं एक यूनिक फील्ड में, क्योंकि अदरवाइज तो सपोर्ट मिलेगा सोसाइटी का, फैमिली का, व्यूअर्स का, लेकिन जब फील्ड यूनिक होगी तो हो सकता है दिक्कत आए। तो उन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब आप कुछ भी कर रहे हो,
अगर आपको डांस करना है या फिर कुछ भी करना है, आपको खुद का स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। मैं ये चीज़ खुद के लिए मानता हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आए इस जर्नी में। स्टार्टिंग में मुझे भी मतलब फैमिली से कहीं ना कहीं पे मतलब लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से ये हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था लेकिन आते ही है मतलब कि बार वालों के सुन के फैमिली वाले थोड़ा कहते हैं कि ये अटपटा सा लग रहा है, तो मेरे साथ भी हो। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। आपको खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी दूसरे आके कुछ आपका सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप खुद ही हार मान जाओगे पहले ही कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही क्योंकि लोगों का काम है। तो आपको बस अपने पे फोकस करना है, जो भी आप कर रहे हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, फोकस करो और बस अपने आप पे वर्क करो, ये कहूँगा मैं। जी। जैसे आज के टाइम पे ना जो भी बच्चे हैं मैक्सिमम नशे की तरफ जा रहे, लड़कियां भी इवन बहुत सारी, तो अगर उनको लेके आप कुछ अपना संदेश देना चाहें या फिर परफॉर्मेंस या फिर इस तरह की चीज़ें कैसे हेल्प कर सकती है, कैसे हेल्प कर सकते हैं नशे से? एक्चुअली मैं खुद तो कभी नहीं करता और मैं कभी करूँगा भी नहीं, क्योंकि पता नहीं जब से मैंने डांसिंग स्टार्ट किया शायद मुझे तभी ये बात ज़्यादा फील हुई है कि मतलब एक आर्टिस्ट को बिल्कुल प्योर रहना चाहिए। मैं कोई भी मतलब मैं वेजिटेरियन भी हूँ और साथ में ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करता। मैंने ये चीज़ देखा है कि मतलब जैसे ये स्टार्ट करते हैं नशे के लिए, पहले लोग जो है ये ऐसे ही स्टार्ट करते कि वो कर रहा है तो मैं शौक में मेरे को कभी नहीं हुआ मतलब ऐसा कि मेरे को भी करना है, नहीं करना तो बस नहीं करना है, वो चीज़ बुरी है तो बुरी है। तो शौक पे तैयार करते और फिर धीरे धीरे वो मतलब लत लग जाए उसकी, कब आदत पड़ जाए तो मतलब पता नहीं चलता है। और फिर हमारा खासकर कुल्लू मनाली और ये सारी चीज ये जगह मतलब काफी बहुत फेमस है इन चीज़ों के लिए। यस। तो मैं चाहूँगा और मैं करूँगा मतलब इस चीज़ पे कुछ वीडियो बनाऊंगा या फिर कुछ परफॉर्मेंस रेडी करूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मतलब ये सारी चीज़ें नशे को लेकर। हमारी जो जनरेशन है और साथ में हमारा हिमाचल है वो काफ़ी मतलब उधर को देख के बता दो आप। हाँ जी। अच्छा। हमारा जो हिमाचल है और मतलब हमारी जनरेशन वो काफ़ी नशे में बढ़ती जा रही है और जिससे मतलब एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है आने वाली जनरेशन के लिए और सोसाइटी के लिए भी। तो होपफुली फ्यूचर में मैं इस चीज़ पे वर्क करूं और जल्द ही करूं। यस। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, जब भी हम बात कर रहे थे ना और आप किसी इंस्पिरेशन का नाम ले रहे थे, आप कान को टच कर रहे थे शायद, तो उसके बारे में स्टोरी शेयर करेंगे कुछ? तो मुझे भी नहीं था पता, लेकिन मतलब ये है कि जब आप क्लासिकल डांस सीखते हो या फिर म्यूजिक सीखते हो तो ये सारी चीजें रिस्पेक्ट, ओके, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बड़े का नाम ले रहे हो तो मतलब इसका मतलब यही होता है कि हम उनकी जगह कभी नहीं ले सकते और मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं, उनका नाम लेना भी हमारे लिए। मैंने ये चीज़ कहीं देखी भी थी पर पूछ नहीं पाए, तो फिर यहाँ पे अच्छा मौका मतलब जैसे मतलब हमारी क्लासेस भी होती है तो मतलब जो हमारे टीचर का जो वो होता है वो हमसे ऊपर स्टेज या फिर बैठने होती है, तख्त होता है, उधर बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सीखना शुरू किया तभी इस चीज़ के बारे में पता चला। तो इस चीज़ को लेकर तो मतलब काफ़ी है कि मतलब हमारा जो कल्चर है वो मतलब इंडियन क्लासिकल डांस म्यूज़िक में काफ़ी जुड़ के रहा है मतलब, और इसमें काफ़ी पता लगता है हमें कि मतलब कि हमारी जो पहले की सोसाइटी थी वो किस तरह से और अपने गुरुओं के लिए रिस्पेक्ट भी वो चीज़ है। हाँ जी। और यही चीज़ मैंने एक देखी थी, सितार परफॉर्म करते हैं ना, वो फेमस है आजकल, रिकी, हाँ मेरे को नाम नहीं आ रहा है उनका। तो उन्होंने बताया था कि जब वो परफॉर्म करने बैठते हैं तो वो पैर आगे को निकलता है तो वो उसको ढक के रखते हैं, तो वो शो नहीं होने देते ऑडियंस को, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि नहीं आप हमारे लिए यस वो हो जाए। तो शायद वो उसी तरह का था ये चीज़। यस। तो यस, ये थे आदित्य वर्धन जिनसे हमने बहुत सारी बातें की
क्लासिकल सेमी क्लासिकल चीज़ों के बारे में, बहुत टेक्निकलिटी के बारे में सीखा और बात कर के आपसे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं योर जर्नी का। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो करें फेसबुक पर, यूट्यूब पर,